ईंट, अंधेरा, फिर धुआं, जानवरों की खालें और किसी की मां मेरे चेहरे पर रो रही थी। सबसे पहले जो मैंने महसूस किया वो थी गंध। दर्द नहीं, उलझन नहीं, गंध। भारी, प्राचीन, अजीब, ऐसी जिसका मेरे पास कोई शब्द नहीं था। बिना नहाए शरीरों की गंध, जला हुआ मांस, गीला पत्थर और उसके नीचे कुछ तेज और जानवर जैसी गंध। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी गंध नहीं सूंघी थी। आधुनिक लोग ऐसे नहीं महकते, सबसे बुरे लोग भी इसके करीब नहीं आते। ये पूरी तरह अलग तरह की चीज थी। मैंने अपनी आंखें खोली। नीची पत्थर की छत, ऊबड़ खाबड़, जिसमें एक दरार के साथ पानी की पतली धारा बह रही थी। आग की रोशनी पत्थरों पर नारंगी परछाइयां डाल रही थी। हवा धुएं से भारी थी, जिसे बाहर निकलने की जगह नहीं थी। एक औरत का चेहरा मेरे चेहरे से कुछ सेंटीमीटर दूर था। और वो चिल्ला रही थी, डर से नहीं, खुशी से। उसका मुंह खुला हुआ था, आंसू बह रहे थे। दोनों हाथ मेरी बाहों को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि दर्द हो रहा था। वो कुछ तेज और बेचैनी से बोल रही थी, वही आवाजें बार बार। मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था। उन आवाजों का कोई मतलब नहीं था। वो मेरी बांह हिला रही थीं और वो झटका मेरे कंधे, गर्दन और सिर तक जा रहा था। और मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें गीली रेत भरी हो। मैंने उठने की कोशिश की। मेरी बाहें जमीन पर टिकी और मैं रुक गया। ये मेरी बाहें नहीं थीं। बहुत पतली, बहुत जवान। बाजुओं पर पुराने निशान थे और धूप से काली पड़ी त्वचा। नाखूनों के नीचे काला मैल और हथेलियों पर कठोरता जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं थी। मेरे पास 42 साल के एक आर्किटेक्ट के हाथ थे, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ड्राफ्टिंग टेबल पर बिताई थी। ये हाथ किसी ऐसे इंसान के थे जो चीजों पर चढ़ता था, चीजें घसीटता था, चीजें फेंकता था। फिर भी मैं उठ बैठा। गुफा घूम गई। आग के आसपास 5 या 6 लोग थे। सभी अब मुझे घूर रहे थे। जानवरों की खालें, उलझे बाल। एक बड़ा आदमी, घनी काली दाढ़ी वाला, थोड़ा अलग खड़ा था, बिना किसी भाव के मुझे देख रहा था। एक लड़का, शायद 11 या 12 साल का, उस औरत की बांह पकड़े हुए था जो चिल्ला रही थी और हल्का उछल रहा था, जैसे अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा हो। मैंने अपनी बांह को जोर से चुटकी काटी। त्वचा सफेद हुई, फिर लाल, और उतना ही दर्द हुआ जितना होना चाहिए था। सपना नहीं। मैंने अपने गाल को चुटकी काटी, वही नतीजा। औरत फिर मेरी तरफ बढ़ी और मैं बहुत जल्दी खड़ा हो गया। मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैंने खुद को गुफा की दीवार पर संभाला। पत्थर मेरी हथेली से खुरदुरा महसूस हुआ। उसने कुछ कहा, लड़के ने कुछ कहा। सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे और आवाजें मेरे ऊपर ऐसे बह रही थीं जैसे कांच पर पानी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी दिमाग में नहीं टिक रहा था। मुझे हवा चाहिए थी। मैंने दीवार से सहारा हटाया और रोशनी की तरफ चल पड़ा। पत्थरों में एक बड़ा खुला रास्ता, शायद 20 मीटर दूर। लोग मुझे पीछे से पुकार रहे थे। पीछे नहीं आए, बस पुकारते रहे। मैं चलता रहा। मैं बाहर निकला। आसमान बहुत विशाल था। सबसे पहले वही चीज महसूस हुई, उसकी इतनी बड़ी चौड़ाई जिसे कोई इमारत, बिजली की लाइन या इंसानी चीज नहीं तोड़ रही थी। बस खुला आसमान, एक छोर से दूसरे छोर तक, सूरज डूबते समय सुनहरा लाल होता हुआ। जमीन भी अजीब थी, इतनी नरम जैसी जमीन नहीं होनी चाहिए। टखनों तक ऊंची घास हवा में लहरा रही थी और हवा में बारिश और कच्ची मिट्टी की गंध थी। फिर मैंने क्षितिज की तरफ देखा। मेरा दिमाग रुक गया। उनका एक झुंड, 20, शायद उससे भी ज्यादा, धीरे धीरे मैदान में आगे बढ़ रहा था। बहुत बड़े, झबरीले, लंबे, मुड़े हुए दांत डूबते सूरज की रोशनी पकड़ रहे थे। वे ऐसे चल रहे थे जैसे दुनिया में कोई चीज इतनी बड़ी नहीं थी जो उन्हें डरा सके। मैमथ, जिंदा मैमथ। मेरे दिमाग का इंजीनियर वाला हिस्सा, जो 20 सालों से वजन का हिसाब और भूकंप के गणित निकालता रहा था, जो हमेशा सोचता और हल निकालता रहता था, पहली बार पूरी तरह शांत हो गया। बस शांत, बस वे जानवर क्षितिज पर चलते हुए। फिर वो लड़का मेरे कंधे के पास आ गया। वो मेरे पीछे बाहर आया था। उसने कुछ छोटा कहा, 2 शब्द। आखिर में आवाज ऊपर उठी हुई, शायद सवाल या नाम। फिर उसने गुफा की तरफ इशारा किया और कुछ और कहा, और मैं उसकी तरफ मुड़ा और मैंने मुंह खोला ये कहने के लिए, मैं समझ नहीं रहा, मैं तुम्हारी भाषा नहीं बोलता। और मैं हर शब्द समझ गया। अनुवाद नहीं, सोचकर नहीं, बस समझ गया। जैसे कोई आपका नाम पुकारे और आप तुरंत समझ जाएं। उसने कहा था, तुम कहां जा रहे हो? मां परेशान है, अंदर आओ। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसने फिर कुछ कहा, तुम 8 दिनों से सो रहे थे, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं ये भाषा जानता था, उसी तरह जैसे मैं चलना जानता था। ये दिमाग में नहीं, शरीर में थी। उसके हर शब्द का पूरा मतलब सीधे समझ आ रहा था। आवाज और अर्थ के बीच कोई दूरी नहीं थी। ये भाषा उस शरीर की मांसपेशियों और यादों में बसी हुई थी जिसमें मैं अब था। मैंने उससे कहा, मुझे एक पल दो। उसने सिर हिलाया और मेरे पास शांत खड़ा रहा, एक बार के लिए चुप, मेरे साथ मैमथों को देखता हुआ जब रोशनी धीमी पड़ रही थी। मुझे नदी उसकी आवाज से मिली, कहीं नीचे और बाईं तरफ, पत्थरों पर तेज बहता पानी।
मैं आधा फिसलता हुआ नीचे गया और किनारे पर घुटनों के बल बैठकर पानी में दिखा। 18 साल का चेहरा, काले बाल जिनमें मिट्टी और पत्तों के टुकड़े फंसे थे, बाईं भौं पर एक पुराना भरा हुआ निशान, धसे हुए गाल, मौसम से खुरदुरी हुई भूरी त्वचा, आंखें जो मेरी पुरानी आंखों से कहीं ज्यादा गहरी थी। मेरा चेहरा नहीं। मैं बिल्कुल स्थिर रहा और पानी में प्रतिबिंब को शांत होने दिया और उसे उसी तरह देखा जैसे मैं किसी निर्माण की समस्या को बिना भावना के देखता था, सिर्फ निरीक्षण। यही स्थिति थी, यही मौजूदा हालत थी। अब गिनो तुम्हारे पास क्या है। शरीर 18 साल का, पतला, मजबूत, कोई पुरानी बीमारी नहीं, सिर्फ ठीक होती पसलियां। तेज रिकवरी, 42 से बेहतर। भाषा पूरी, हर शब्द, हर लहजा और वो सब ज्ञान जो मेरी मौत से पहले था। हर फॉर्मूला, हर तकनीक, हर प्रक्रिया, धातु कर्म, पानी की तकनीक, ऊष्मागतिकी, खेती, दवा, निर्माण, सब कुछ। स्थिति, मुखिया का बेटा, मैमथ के हमले से बचा हुआ। इसका यहां मतलब है। औजार, कमर पर एक हड्डी का चाकू, एक खाल और कुछ नहीं। मैं खड़ा हुआ। ये कुछ नहीं था। एक हड्डी का चाकू और 21वीं सदी का पूरा तकनीकी ज्ञान उस दुनिया में जहां अभी पहिया भी नहीं बना था। मैंने इससे भी बुरी परिस्थितियों में काम किया था। मैंने योकोहामा में 9 मंजिला भूकंप रोधी इमारत ऐसे बजट में बनाई थी कि रोना आ जाए। मैं ये कर सकता था। मैं वापस ऊपर चढ़ा और गुफा की तरफ चला। वे सब मेरा इंतजार कर रहे थे। वो औरत रूना, अब मैं उसका नाम जानता था, उसी तरह जैसे मैं ये भाषा जानता था, इस शरीर की गहरी यादों से। मेरी तरफ आई और मैंने उसे अपनी बाहें पकड़ने दी और मेरा चेहरा देखने दिया। और उसकी राहत इतनी सच्ची और पूरी थी कि मेरे सीने में कुछ अजीब हुआ। लड़का टुगू उसके पास आकर तेज तेज बोलने लगा और बड़ा दाढ़ी वाला आदमी खान, जो अब मेरा पिता और मुखिया था, समूह के पीछे खड़ा था और उस खास शांति से देख रहा था जो फैसले लेने वाले लोगों में होती है। मैं आग के पास बैठ गया। बाकी लोग धीरे धीरे मेरे आसपास बैठ गए। किसी ने मुझे लकड़ी की सींग पर आधा कच्चा मांस दिया, उन हाथों से जो कई हफ्तों से धुले नहीं लग रहे थे। मैंने उसे ले लिया। उस समस्या को मैं कल देखूंगा। आज मुझे बड़ी चीजों का हिसाब करना था। मैंने आग के चारों तरफ चेहरों को देखा। मैंने 43 लोग गिने, 21 बड़े और लगभग 1 दर्जन बच्चे। वे मुझे राहत और सावधानी के मिले जुले भाव से देख रहे थे, जैसे लोग किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो टूट गई थी और शायद पहले जैसी ठीक ना हो। मुझे नहीं पता था कि मैं पहले कैसा था। मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं क्या हूं। लेकिन मैं इतना जानता था, ये किताबों वाले आदिम लोग नहीं थे। रूना के पास बैठी औरत किसी बात पर हंस रही थी जो लड़के ने धीरे से कही थी, मुंह ढककर। पीछे बैठे 2 आदमी किसी बात पर धीमी बहस कर रहे थे, हाथों से इशारे करते हुए। एक छोटी लड़की अपने पिता के पैर से टिककर सो गई थी और उसने अपना वजन बदला ताकि वो फिसले नहीं। लोग, बस लोग, अंधेरे से डरने वाले, गर्मी मिलने पर खुश होने वाले, अपने किसी अपने के वापस आने पर राहत महसूस करने वाले। मैं कुछ देर यही सोचता रहा। फिर मैंने उनके पीने के पानी के बारे में सोचना शुरू किया। मैं गंध से जागा, धीरे धीरे नहीं, एकदम से, जैसे दीवार से टकरा जाओ। 43 लोग एक बंद पत्थर की जगह में, हवा निकलने का लगभग कोई रास्ता नहीं। शरीर की यादों के हिसाब से किसी ने कम से कम 1 महीने से नहाया नहीं था। गंध कई परतों में थी। पुराना पसीना जो खालों में बस चुका था, धुआं जिसे बाहर निकलने की जगह नहीं थी, गीले कुत्ते जैसी गंध बिना किसी कुत्ते के। बाहर से मांस काला था और बीच से अभी भी फीका। मैंने उसे लिया, फिर उसे वापस आग के पास रख दिया, बिना खाए। वो हल्का सा नाराज दिखी, लेकिन कुछ नहीं बोली। गुफा के दूसरी तरफ, दूर वाली दीवार के पास, एक बूढ़ी औरत 2 बच्चों के ऊपर झुकी हुई थी, जो खालों के ढेर पर लेटे थे। बच्चे शायद 4 और 6 साल के थे। यहां से भी मैं समस्या समझ सकता था। वे सुस्त थे, आंखें फीकी, वो खास शांति जो उन बच्चों में होती है जिनमें बच्चा बनने की ताकत नहीं बची होती। बूढ़ी औरत उनके ऊपर सूखी घास जला रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। धुआं छत की तरफ उठ रहा था। मैं उसके पास गया और झुककर बैठ गया। छोटे बच्चे के होंठ फटे हुए थे। उसकी नीचे की खालों से आने वाली गंध साफ थी। मैंने आग के गड्ढे की तरफ देखा, उसके आसपास बैठे हाथों की तरफ, मांस पलटने वाली लकड़ी की छड़ियों की तरफ और जमीन पर खुले पड़े पानी की तरफ, जिसमें कोई भी चलते हुए मिट्टी गिरा सकता था। मुझे ठीक ठीक पता था कि इन बच्चों को क्या मार रहा था। बुरी आत्माएं नहीं, खराब हवा नहीं, वही बीमारी फैलाने वाले जीवाणु जो 10,000 सालों से बच्चों को मार रहे थे, जब तक किसी को समझ नहीं आया कि क्यों। और उसे फैलाने वाले लोग अभी आग के चारों तरफ खड़े थे, बिना हाथ धोए खाने को छूते हुए, पूरी तरह अनजान। पिछली सर्दियों में रूना ने कल रात बताया था, जब मैं आधी नींद में था, 3 बच्चे पेट की बीमारी से मर गए थे। सिर्फ पेट की बीमारी, पूरी तरह रोकी जा सकने वाली मौत। मैं खड़ा हुआ और चर्बी ढूंढने गया। कल जानवर काटने के बाद गुफा के प्रवेश के पास बेकार टुकड़ों का ढेर रह गया था। कटे हुए टुकड़े, नसों वाले हिस्से, चर्बी जिसे कोई नहीं चाहता था। मैंने चर्बी का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे खाली आधे लौकी के बर्तन के साथ आग के पास ले आया। रूना मुझे उसी भाव से देख रही थी जो मेरे लौटने के बाद से उसके चेहरे पर था। पूरी तरह चिंतित नहीं, पूरी तरह आश्वस्त नहीं, बस फैसला रोककर। मैंने आग के किनारे पड़े राख के ढेर की तरफ इशारा किया। मुझे उसमें से थोड़ा चाहिए। उसने मुझे उसे निकालने के लिए एक लकड़ी दी, जिसे मैंने प्रगति माना।
मैंने राख को लौकी में भरा, नदी वाले बर्तन से पानी डाला और उसे कोयलों के पास रख दिया। जब वो गर्म हो रहा था, मैं रूना के पास गया और उससे कहा कि मुझे तेज गंध वाले पौधे दिखाए जो वो खाना बनाने, दर्द के लिए या किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने सवाल तुरंत समझ लिया और मुझे गुफा के एक कोने में ले गई जहां सूखे पौधों के गुच्छे पत्थर से लटक रहे थे। वो जल्दी जल्दी उनमें से हर एक उठाकर उसका नाम बता रही थी। मैंने पुदीने जैसी गंध वाली एक जड़ और हल्की दवाई जैसी गंध वाली कड़वी छाल चुनी, उन्हें अलग रख दिया। राख वाला पानी अब धूसर हो गया था और छूने पर थोड़ा चिकना लग रहा था। कच्चा लेकिन तैयार। मैंने सावधानी से उसे छाना और उसमें चर्बी और कुचली हुई जड़ी बूटियां डाली और मिश्रण को वापस कोयलों के पास रख दिया, एक लकड़ी से चलाते हुए। इसमें लगभग 1 घंटा लगा। टुगु पूरे समय मेरे पास बैठा रहा, उस ध्यान से देखता हुआ जैसे उसे लग रहा हो कि कुछ दिलचस्प होने वाला है और वो उसे खोना नहीं चाहता। जो चीज बनी वो बदसूरत थी, धूसर, थोड़ी दानेदार, जड़ी बूटियों, राख और जानवर की चर्बी जैसी गंध वाली। मैंने उसे अपनी उंगलियों के बीच दबाया, उसने अपना आकार बनाए रखा। मैं उसे नदी तक ले गया और पानी के नीचे अपनी हथेलियों के बीच रगड़ा, उसमें झाग बनने लगा। टुगु ने ऐसी आवाज निकाली जैसे उसे किसी ने मार दिया हो। मैंने अपने हाथ अच्छे से धोए, दोनों तरफ, उंगलियों के बीच, कलाई तक, फिर उन्हें खाल के साफ हिस्से पर सुखाया और कच्चे मांस का एक टुकड़ा उठाकर टुगु की तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ देखो, पहले देखो, अब देखो। उसने देखा। मैंने मांस नीचे रखा और मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर उसे फर्क दिखाया। वो तुरंत समझ गया। उसने तुरंत साबुन पकड़ लिया। दोपहर तक मैं पूरे कबीले को झील तक ले गया था। खुली घास वाली जमीन से आधे घंटे की पैदल दूरी। पानी का शांत और उथला हिस्सा सूरज से गर्म हुआ। मैंने खान को जितना सरल समझा सकता था उतना समझाया। बच्चे बीमार होते हैं क्योंकि मिट्टी खाने में चली जाती है। ये मिट्टी हटाता है। ऐसे हम बच्चों को मरने से रोकते हैं। खान सुन रहा था, उस आदमी के भाव के साथ जो पूरी तरह यकीन नहीं करता लेकिन देखने को तैयार है। सबसे पहले बच्चे पानी में गए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनकी माएं उन्हें लेकर गईं। फिर औरतें, अलग अलग स्तर की शिकायतों के साथ। फिर बूढ़े शिकारी, एक एक करके खान के पीछे। खान बिना झिझक या टिप्पणी के सीधे पानी में चला गया, कमर तक, और हाथ बांधकर वहां खड़ा हो गया जैसे वो रोज झील में नहाता हो। डेगा किनारे पर खड़ा रहा। डेगा 17 साल का था, बेहतर शिकारियों में से एक, जवान बैल जैसा मजबूत और शायद इस बात से वाकिफ भी। वो हाथ बांधकर खड़ा था, पूरे दृश्य को उस भाव से देखता हुआ जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि ये उसके लायक नहीं है। मैं उसके पास से पानी में चला गया और कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद मैंने उसे अपने पीछे पानी में आते सुना। मैंने साबुन सबको दिया। इतना नहीं था कि हर कोई ठीक से इस्तेमाल कर सके। मुझे और बनाना होगा, बहुत ज्यादा, लेकिन तरीका अब समझ आ गया था। टुगु पागलों जैसी उत्सुकता से अपना चेहरा रगड़ रहा था और बाहर निकला तो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। रूना ने उथले पानी में अपने बाल धोए और उन्हें सुखाने के लिए धूप में बैठ गई, और एक पल के लिए वो मुझे पहले से ज्यादा जवान लगी। जब हम वापस चले, समूह के आसपास की हवा अलग थी, अब भी इंसानी, अब भी असली, लेकिन सुबह गुफा में जैसी भारी मौजूदगी थी वैसी नहीं रही। मैं सबको जाने देने वाला था, तभी 2 जवान औरतें वापस झील की तरफ मुड़ी, एक दूसरे की तरफ इशारे करते हुए कल या परसों फिर आने की बात करती हुई। इसे नियमित बनाना चाहती थीं। मैंने उन्हें वापस बुलाया, वे मेरी तरफ देखने लगी। मैंने खान को ढूंढा और उसे इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आसपास सब सुन सकें। महीने में 1 बार, उससे ज्यादा नहीं। शरीर अपनी खुद की सुरक्षा बनाता है। अगर उसे हर दिन धो दोगे तो वो सुरक्षा भी चली जाएगी। फिर लोग उन चीजों से बीमार पड़ेंगे जो पहले उन्हें छू भी नहीं सकती थी। खान कुछ पल मुझे देखता रहा। उसने मुझसे तरीका समझाने को नहीं कहा। उसने बस कहा, महीने में 1 बार, झील पर, हम सब, और बात खत्म हो गई। 7 दिन बाद वे दोनों बीमार बच्चे बैठकर खाना खा रहे थे। मैं आग के पास साबुन की एक और खेप बना रहा था जब रूना मेरे पास झुककर बैठ गई। उसने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, बस मेरे हाथों को काम करते देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम बदल कर वापस आए हो। मैं मिश्रण चलाता रहा। हाँ। वो फिर चुप हो गई, फिर बोली, मुझे लगता है ये बदलाव अच्छा है। वो उठी और अपने काम पर लौट गई, और मैं आग के पास बैठा ये बात याद रखता रहा। पहली असली जीत। 2 बच्चे जिंदा थे जो शायद नहीं होते। अब साबुन मौजूद था। पूरा कबीला अपने पूरे इतिहास से ज्यादा साफ था। ये एक छोटी चीज थी, लेकिन मुझे बहुत सारी छोटी चीजों को जोड़ना था ताकि 43 लोग उस सर्दी में जिंदा रह सकें जिसे मैंने अभी देखा भी नहीं था। मैंने साबुन अलग रखा और आग की तरफ देखा। कल मैं आग ठीक करने वाला था। मैं 40 मिनट से गौन हो देख रहा था और मेरा दिमाग खराब होने वाला था। वो गुफा के बीच में बैठा था, घुटनों पर लकड़ी की पट्टी रखे और दोनों हथेलियों के बीच एक सख्त लकड़ी की डंडी को बार बार नीचे की तरफ घुमा रहा था। वही हरकत, वही नतीजा, जली हुई लकड़ी की हल्की गंध और कोई आग नहीं। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने धीरे से 3 बातें कही थीं, जिनके बारे में मुझे पूरा यकीन था कि वे इस भाषा की गालियों के सबसे करीब थीं। फार्म में बाकी सब लोग उसके चारों तरफ ढीले घेरे में बैठे थे। ठंडी सुबह की हवा में उनकी सांसें दिखाई दे रही थीं। ये हर सुबह होता था। गोर आग बनाने वाला था। यही उसका काम था कबीले में। यही चीज थी जिसके लिए वो जाना जाता था। शायद यही चीज उसके पिता के लिए भी जानी जाती थी। वो इस समय और इस तरीके के हिसाब से इसमें अच्छा था। सूखी सुबह और सूखी लकड़ी में वो 20 मिनट में अंगारे बना सकता था।
लेकिन इस सुबह लकड़ी रात की बारिश से गीली थी जो गुफा के प्रवेश से अंदर आ गई थी। और 20 मिनट अब 40 बन चुके थे और टुगू दीवार के सहारे घुटने मोड़कर बैठा था, पिछली रात के ठंडे मांस को खुले दुख के साथ देखता हुआ। मैं उठा और उसे ढूंढने गया। मेरे साथ आओ, मैंने टुगू से कहा। अपना चाकू साथ लाओ। मेरे वाक्य खत्म करने से पहले ही वो खड़ा हो गया। हम गुफा के ऊपर पेड़ों की तरफ इतनी दूर गए कि शिविर की आवाजें धीमी पड़ गईं। मैं खास चीजें ढूंढ रहा था। मेरे अंगूठे जितनी मोटी सीधी सूखी शाखा, नरम लकड़ी का सपाट टुकड़ा, आधार के लिए एक सख्त टुकड़ा, पत्थर की सुरक्षित हिस्से से सूखी काई। टुगू बिना पूछे वही चीजें इकट्ठा कर रहा था जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। वो इसमें अच्छा था, पहले करना, बाद में सवाल पूछना और चलते चलते समझना। मैं पहले ही तय कर चुका था कि वो पूरे कबीले का सबसे काम का इंसान था। मैंने सीधी शाखा को बांह जितनी लंबाई में काटा और उसके एक सिरे पर कट बनाया। अपनी कमर से नसों की रस्सी निकाली। पहले दिन के बाद से मैं उसका एक गुच्छा अपने साथ रखने लगा था और उसे एक मुड़ी हुई शाखा के दोनों सिरों के बीच ढीला बांध दिया। धनुष, डंडी, नरम सपाट लकड़ी की पट्टी जिसमें एक छोटा गड्ढा बनाया गया था, अंगारा पकड़ने के लिए पट्टी के नीचे थोड़ी सूखी काई। ध्यान से देखो, मैंने टुगू से कहा। मैंने डंडी को गड्ढे में रखा, धनुष की रस्सी को उसके चारों तरफ एक बार लपेटा, ऊपर चिकने पत्थर के साथ अपनी हथेली रखी ताकि दबाव बना रहे और धनुष को लंबे और स्थिर झटकों से आगे पीछे चलाया। डंडी घूमने लगी। लगभग 30 सेकंड में धुआं दिखाई देने लगा। 90 सेकंड में एक छोटा अंगारा काई में गिरा और मैंने उसे उठाकर हल्की सी फूंक मारी जब तक उसमें आग नहीं लग गई। टुगू ने मेरे हाथों में आग को देखा, फिर धनुष को, फिर वापस आग को, और ऐसी आवाज निकाली जिससे 50 मीटर के अंदर हर पक्षी डरकर आसमान में उड़ गया। उसने मेरी बांह पकड़ ली। उसने शिविर की तरफ इशारा किया। वो पहले ही दौड़ रहा था। जब तक मैं वापस पहुंचा वो सुनने वाले हर इंसान को बता चुका था और वे सब गुफा के बाहर आधी घेरे में खड़ी इंतजार कर रही थी। मैंने फिर आग बनाई, गुफा के बाहर खुली जगह में। 90 सेकंड, शुरुआत से अंत तक। मेरे पीछे किसी ने ऐसी आवाज निकाली जैसे उसकी सांस रुक गई हो। गोरान समूह के सामने खड़ा था। वो बड़ा आदमी था, शायद 50 साल का, सफेद बालों वाली दाढ़ी और सख्त लकड़ी जैसे हाथ। वो दशकों से इस कबीले के लिए आग बना रहा था। उसने धनुष को देखा, उसने मुझे देखा, फिर उसने धनुष को दोबारा देखा, उस आदमी के भाव से जिसे अभी बताया गया हो कि जिस चीज में वो सबसे अच्छा था अब वो जरूरी नहीं रही। मैंने वो उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने उसे लिया, पलटा, उसी तरह लगाया जैसे मैंने किया था, धीरे धीरे अपने हाथों को देखते हुए। पहली कोशिश, डंडी फिसल गई। दूसरी कोशिश, बेहतर धुआं लेकिन अंगारा नहीं। तीसरी कोशिश, अंगारा। उसने काई को अपने हाथों में पकड़ा और फूंक मारी और आग उठी और उसने उसे ऐसे भाव से देखा जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, फिर से। मैंने उसे फिर दिखाया, उसने फिर किया, इस बार और साफ तरीके से। 5वीं कोशिश तक वो मेरे दिखाने से भी तेज हो गया था। 7वीं कोशिश तक वो बिना हर कदम के बारे में सोचे कर रहा था। उसने मुझे धन्यवाद नहीं कहा, उसने बस दूसरा धनुष बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथ पहले ही उसकी बनावट समझ चुके थे। मैंने उसे उसी में छोड़ दिया। आग की समस्या हल हो चुकी थी। लेकिन उस शाम जब मैं गोर को अंगारों के साथ काम करते देख रहा था, मैं बार बार खुद आग को देख रहा था। गुफा के बीच का खुला गड्ढा, धुआं जो छत के नीचे एक सपाट धूसर परत बनाकर दरारों से बाहर निकल रहा था। मांस को लकड़ियों पर आग के ऊपर पकड़ा जाता था जबकि कोई उसे हाथ से घुमाता था और आमतौर पर या तो एक तरफ जला देता था या बीच को कच्चा छोड़ देता था। हम ज्यादातर गर्मी हवा में खो रहे थे। हर बार खाना पकाने पर हम गुफा को धुएं से भर देते थे और मांस बराबर नहीं पकता था क्योंकि उसे चारों तरफ से गर्मी देने का कोई तरीका नहीं था, सिर्फ एक दिशा से गर्मी मिलती थी। मुझे पता था कि इन तीनों समस्याओं को क्या ठीक करेगा। मैंने निर्माण के इतिहास की किताबों में इसका मूल सिद्धांत देखा था। ये लिखित इतिहास से भी पहले का था। एक कारण से ये काम करता था और इसके लिए सिर्फ पत्थर, मिट्टी और धैर्य चाहिए था। मैंने उसी रात खान को समझाया। पत्थर का डिब्बा, अंदर आग, सामने छोटा खुला हिस्सा लकड़ी डालने के लिए, ऊपर छोटा रास्ता ताकि धुआं गुफा की छत से बाहर निकल सके। वो उसी भाव से सुन रहा था जो वो उन चीजों के लिए इस्तेमाल करता था जिन्हें वो आजमाने को तैयार होता था लेकिन अभी मानने को नहीं। मुझे दिखाओ, उसने कहा। इसमें 4 दिन लगे और पूरा कबीला लगा। आदमी 2 दिन तक नदी से सपाट पत्थर ढोते रहे, चौड़े, लगभग बराबर टुकड़े, जिन्हें बिना ज्यादा खाली जगह छोड़े रखा जा सके। रूना ने औरतों और बड़े बच्चों को नदी किनारे से मिट्टी खोदनी और उसे पानी के साथ मिलाने के लिए संगठित किया जब तक वो काम करने लायक और इतनी चिकनी ना हो गई कि पत्थरों के बीच भर सके और सूखने पर टिक सके। टुगू सबसे छोटे पत्थर उठा रहा था और पूरी तरह सुनिश्चित कर रहा था कि सब लोग देखें कि उसने कितनी बार चक्कर लगाए। मैंने गुफा की दूर वाली दीवार के पास आधार बनाया, सोने की जगह से दूर, जहां छत की प्राकृतिक दरार को थोड़ा बड़ा करके धुएं के रास्ते की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने दीवारों को परतों में ऊपर बनाया, हर जोड़ में गीली मिट्टी भरते हुए। बच्चे ढेर से पत्थर ऊपर दे रहे थे। डेगा और रूटो भारी पत्थर बिना कहे उठा रहे थे और मैंने ये बात नोट की। सामने का खुला हिस्सा इतना नीचे और चौड़ा कि उसमें से लकड़ी डाली जा सके। अंदर की जगह इतनी बड़ी कि अच्छी आग जल सके और ऊपर खाना रखने की जगह हो। ऊपर सपाट ढकने वाला पत्थर, पीछे की तरफ थोड़ा खुला हिस्सा छोड़कर। धुआं ऊपर उठेगा, छत से टकराएगा और दरार ढूंढ लेगा। चौथे दिन की सुबह मैंने जोड़ों में मिट्टी की आखिरी परत भरी और उसे दोपहर तक सूखने दिया। उसी शाम रूना ने उसमें पहली आग जलाई। उसने सामने के खुले हिस्से से लकड़ी डाली और पीछे हट गई।
खिंचाव काम कर गया। धुआं छत में फैलने के बजाय ऊपर और पीछे की तरफ गया। गुफा साफ रही। उसने छत की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, फिर दोबारा छत की तरफ। उसने सपाट पत्थर पर मांस का टुकड़ा रखा और उसे ओवन के अंदर सरका दिया और सामने बड़े सपाट पत्थर से खुला हिस्सा बंद कर दिया। हम इंतजार करते रहे। जब उसने पत्थर हटाया, उसकी खुशबू एक साथ सब तक पहुंची। जला हुआ नहीं, कच्चा नहीं, पूरी तरह पका हुआ, रस अंदर बंद। और जब उसने अपने चाकू से उसे काटा तो कटे हुए हिस्से से भाप उठ रही थी। टुग्गू ने पहला टुकड़ा लिया और उसमें काटा और फिर बिल्कुल स्थिर हो गया, उस इंसान की तरह जिसके दिमाग ने अचानक मिली नई जानकारी को समझने के लिए सामान्य काम रोक दिया हो। सब हंस पड़े, यहां तक कि खान भी। टुग्गू ने 3 टुकड़े खाए और फिर और ढूंढने चला गया। अगली सुबह वो नदी से दोनों हाथों में एक पत्थर उठाकर वापस आया, चौड़ा और सपाट, जिसके ऊपर प्राकृतिक कटाव से कटोरे जैसा गड्ढा बना हुआ था, शायद 2 उंगलियों जितना गहरा। उसने उसे मेरे सामने ऐसे रखा जैसे कोई प्याला हो। उसने कहा, देखो। मैंने उसे देखा। मैंने उसे उठाया और ओवन तक ले गया और अंदर पत्थर पर रख दिया और पीने वाली लौकी से उसके गड्ढे में पानी डाला। हम देखते रहे। पानी हिलने लगा, फिर बुलबुले बनने लगे, फिर उबलने लगा। मैंने मांस के टुकड़े और कुछ जड़ें डाली जिन्हें रूना ने इकट्ठा करने से अलग रखा था, किसी तरह का भारी स्टार्च वाला कंद जिसे वो आमतौर पर कच्चा खाती थी। वे पानी में नरम हो गए। पानी धुंधला हुआ और फिर स्वादिष्ट खुशबू देने लगा और फिर किसी भी सही मतलब में सूप बन गया। मैंने थोड़ा सूप एक छोटे पत्थर के प्याले में डाला और रूना के पास ले गया। उसने उसे पिया। उसके चेहरे का भाव बदल गया। टुगू जैसी हैरानी नहीं, बल्कि कुछ शांत और गहरा। उसने प्याला दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे पूरा पी गई। और जब वो खत्म कर चुकी तो कुछ पल खाली प्याले को पकड़े बैठी रही। मैं तुरंत नहीं समझा। मुझे लगा शायद स्वाद या गर्मी की वजह से। फिर मैंने उसके मुंह को देखा, जिस तरह वो हर बार चबाते समय अपना जबड़ा थोड़ा एक तरफ रखती थी। एक आदत जिसे मैंने पहले देखा था लेकिन समझा नहीं था। उसके दांत, बिल्कुल, वो दशकों से ठीक से ना पका हुआ और अक्सर सख्त मांस खा रही थी। हर भोजन उससे कुछ छीन लेता था और उसकी जिंदगी में पहली बार खाने ने उससे कुछ भी नहीं मांगा। उसने मेरी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। मैं वापस ओवन के पास गया और सूप बनाया, पूरे कबीले के लिए काफी। और किसी ने शिकायत नहीं की कि वो लकड़ी पर लगा मांस नहीं था। और उस शाम गुफा लोगों के बिना मुश्किल के खाना खाने की आवाज से भरी हुई थी, बहुत लंबे समय में पहली बार। मैंने सुबह की रोशनी में टुगू को एक लकड़ी और चकमक पत्थर का चाकू दिया और उसे गुफा के प्रवेश के पास बैठाया। गुफा में मौजूद हर मांस के टुकड़े के लिए एक निशान बनाओ। 5 निशान होने पर उन पर एक सीधी रेखा खींचो, फिर उन रेखाओं को गिनो। उसने लकड़ी को देखा। सिर्फ मांस को देखकर क्यों नहीं? क्योंकि मांस को देखकर तुम्हें पता चलता है कि मांस है। लकड़ी पर बने निशान बताते हैं कि वो कितने दिन चलेगा। वो कुछ पल इसके बारे में सोचता रहा, फिर चाकू लिया और शुरू हो गया। वो तेज था। 2 हफ्ते पहले जब मैंने उसे इस विचार से परिचित कराया था, तब से वो पेड़ की छाल पर अपने खुद के चिन्ह बनाने का अभ्यास कर रहा था। इसलिए मात्रा दिखाने वाले निशानों का मूल विचार उसके लिए नया नहीं था। वो पूरी गुफा में घूमकर सब गिनता रहा। पिछले हिरन के सूखे टुकड़े, नदी की धुआई हुई मछलियां, वी जड़ें जिन्हें रूना ने पीछे की ठंडी जगह में रखा था। वो वापस आया और मुझे लकड़ी दिखाई। 43 लोग। अगर सब पूरा हिस्सा खाएं तो 9 दिन का खाना, शायद 11 दिन अगर हम कम खाएं। सबसे पास का हिरनों का झुंड 4 दिन पहले दक्षिण की तरफ चला गया था। रूटो ने उनका पीछा किया था और वापस आकर उस आदमी जैसा चेहरा बनाया था जो ऐसी खबर दे रहा हो जिसे वो अलग होना चाहता हो। उसके 9 दिन बाद हमने कम खाना शुरू कर दिया। उसके बाद बच्चों के चेहरे वैसे होने लगे जैसे मैंने उन 2 बीमार बच्चों में देखे थे। फीकी आंखें, शांति। मैंने टुगू की लकड़ी ली और उसके निशानों को देखा। साफ, ईक जैसे, पहले से ही ऐसे छोटे चिन्हों में बदलते हुए जो पूरी तरह उसके अपने थे। मैंने लकड़ी नीचे रखी और मैदान की तरफ देखा। उसी दोपहर खान 8 शिकारियों को लेकर बाहर गया। उसने मुझे साथ आने को नहीं कहा। मैं अभी शिकारी नहीं था, कम से कम उस तरह नहीं जैसा ये आदमी मानते थे। लेकिन मैं पीछे पीछे गया और उसने मुझे वापस नहीं भेजा। मैंने सब कुछ देखा। पहली समस्या भाले थे। चकमक पत्थर के नुकीले हिस्से लकड़ी से नसों की रस्सी से बंधे थे, लेकिन बांधने का तरीका गलत था। कसकर सुरक्षित करने की जगह सिर्फ लपेटा गया था। इसलिए जब भाला फेंकते समय मुड़ता था तो उसका सिर थोड़ा एक तरफ घूम जाता था। हर फेंक में 20 मीटर की दूरी पर पहले से ही गलती होती थी, और अगर हिरन जैसा बड़ा निशाना थोड़ा भी हिल जाए तो वो गलती उसे चूकने के लिए काफी थी। दूसरी समस्या उनकी बनावट थी। खान ने शिकारियों को चौड़े घेर में फैलाया और हिरणों को पेड़ों की तरफ भगाया, जो सामान्य तरीका था और शायद पीढ़ियों से ठीक ठाक काम कर रहा था। लेकिन किनारों पर कोई नहीं था। हिरण बाईं तरफ भागे, रास्ता खुला पाया और शिकारियों के बीच से जाने की जगह उनके चारों तरफ निकल गए। एक हिरण मरा, साफ शिकार। खान का फेंक, अच्छा निशाना। बाकी 7 उस खाली जगह से निकल गए। वापसी के रास्ते में मैंने मन में हिसाब लगाया। एक हिरण, शायद 40 किलो, इस्तेमाल करने लायक मांस, 2 दिन का खाना, 8 शिकारी, आधा दिन। ये गणित अच्छा नहीं था।
मैंने कुछ नहीं कहा। पहले मुझे दूसरी समस्या हल करनी थी, और शिकारियों का गर्व ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं अभी इस्तेमाल कर सकता था। मैंने अभी तक इन आदमियों को ये बताने का हक नहीं कमाया था कि भाला कैसे फेंका जाए। लेकिन खाने का हिसाब अब इतना जरूरी हो चुका था कि मैं सही समय का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा हल चाहिए था जिसमें बेहतर शिकारी होने की जरूरत न पड़े। मुझे ऐसा हल चाहिए था जिसमें शिकारी की कला मायने ही न रखी। उस रात जब बाकी सब सो चुके थे, मैं खान के साथ बैठा। एक जवान मेमत है, मैंने कहा। मैंने उसे 3 दिनों से उत्तरी धारा के पास अकेला देखा है। खान ने मेरी तरफ देखा। हम मेमत के लिए काफी नहीं है। हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि वो गिरे। वो कुछ पल चुप रहा। और बताओ, इसे बनाने में 3 दिन लगे और कबीले के हर इंसान ने कुछ ना कुछ योगदान दिया। जगह खुद ही तय हो गई जब मैंने जमीन को देखा। उत्तरी धारा के ऊपर 2 चट्टानी उभारों के बीच एक प्राकृतिक संकरा रास्ता था, जिसकी दूसरी तरफ ढलान थी। कोई खाई नहीं, लेकिन इतनी खड़ी कि तेज दौड़ती चीज को रुकने में मुश्किल हो। गड्ढा उसी संकरे रास्ते के बीच में बनाया गया, 3 कदम चौड़ा और 3 कदम लंबा, इतना गहरा कि मैं उसमें खड़ा हो सकता था और उसका किनारा मेरी सीने तक आता था। हमने नुकीली लकड़ियों, सपाट पत्थरों और हाथों से खुदाई की और मिट्टी को खालों में भरकर बाहर निकाला और चट्टानों के पीछे फेंक दिया जहां वो दिखाई ना दे। फिर ढांचा बनाया गया। पेड़ों की तरफ से काटी गई डंडी गड्ढे के ऊपर जाली की तरह रखी गई, फिर शाखाओं से ढकी गई, फिर पत्तों से, फिर ऊपर ढीली मिट्टी की पतली परत। ऊपर से देखने पर वो जमीन जैसा दिखता था। मैमथ के वजन के नीचे वो लगभग आधा सेकंड टिकता। रास्ता दिखाने वाली दीवारें आखिर में बनाई गईं। मिट्टी में गाड़ी गई लकड़ियों की 2 कतारें, दोनों तरफ 40 कदम लंबी, गड्ढे की तरफ कीप जैसी संकरी होती हुई, इतनी संकरी कि एक बार अंदर आने के बाद मैमथ मुड़ ना सके। प्रवेश पर इतनी चौड़ी कि जाल जैसी न लगे। पिछली रात रूटो और डेगा उत्तरी धारा से वापस आए, ये पक्का करने के लिए कि जवान नर अभी भी वहीं था, पास के किनारे पर अकेला लंबी घास खाता हुआ। सुबह हम पूरी ताकत के साथ निकले, पूरे 43 लोग। रूना एक मशाल लेकर चल रही थी। सबसे छोटे बच्चे सूखी घास के गट्ठर लिए हुए थे, जिन्हें हमने आग पर फेंकने और उसे बड़ा करने के लिए तैयार किया था। टुगू की गिनती वाली लकड़ी उसकी कमर में थी और वो उत्साह से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी फट जाएगी। खान ने हमें दोनों किनारों पर 2 समूहों में बांट दिया, दोनों तरफ बड़े घेरों में, इतने दूर कि जानवर जल्दी ना डर जाए, लेकिन इतने पास कि उसके दौड़ना शुरू करते ही हम तेजी से बढ़ सकें। मैं बीच में था। बीच वाले समूह का काम आसान था, दिखाई देना, शोर करना और किनारों से थोड़ा आगे रहना, ताकि जानवर बगल की तरफ जाने के बजाय हमसे दूर जाए। हमें मैमथ वहीं मिला जहां रूटो ने कहा था। वो जवान था, शायद 12 साल का, जिसका मतलब था कि वो सिर्फ एक बड़े घोड़े से थोड़ा ऊंचा था। उसके दांत बस मुड़ने शुरू हुए थे, फिर भी बहुत विशाल, फिर भी मांसपेशियों और मोटी खाल का ऐसा ढेर जो बिना कोशिश किए हम में से किसी को भी मार सकता था। जब उसने हमें देखा तो उसने सिर उठाया और ऐसी आवाज निकाली जिसे मैंने सुनने से ज्यादा अपने सीने में महसूस किया। मैंने अपना हाथ उठाया। किनारे वाले समूह मशालें ऊंची करके आगे बढ़ने लगे। मैमथ मुड़ा। वो आग से उसी तरह दूर गया जैसे कोई भी बड़ा जानवर ऐसी चीज से दूर जाता है जिसे वो समझ नहीं पाता। सीधी रेखा में तेजी से आगे खुली जमीन ढूंढता हुआ। लकड़ियों वाला रास्ता ही एकमात्र खुली जमीन था। वो उसमें चला गया। एक बार जब वो दीवारों के बीच आ गया तो उसके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लकड़ियां इतनी पास थीं कि वो मुड़ नहीं सकता था, इतनी मजबूत कि बिना धीमा हुए उन्हें तोड़ नहीं सकता था, और उसके पीछे आग और शोर था। वो दौड़ा। गड्ढे ने उसके 3 पैर पकड़ लिए। उसके गिरने की आवाज ऐसी थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। टक्कर, जमीन का हल्का हिलना, यहां तक कि जहां मैं खड़ा था वहां भी। जानवर की आवाज डर से बदलकर कुछ और गहरी और उलझी हुई हो गई। वो अपनी बगल पर गिरा था, एक आगे का पैर और दोनों पीछे के पैर गड्ढे में, उठ नहीं पा रहा था। शिकारी तुरंत अंदर गए। 1 मिनट से भी कम समय में सब खत्म हो गया। टुगू इतना उछल रहा था कि उसकी गिनती वाली लकड़ी लंबी घास में गिर गई, और जबकि बाकी सब जश्न मना रहे थे वो उसे 10 मिनट तक ढूंढता रहा। आखिर उसे वो मिल गई और उसने उसे ऐसे ऊपर उठाया जैसे उसने कोई पवित्र चीज वापस पा ली हो। लगभग 500 किलो मांस मेरे हिसाब से। मैं शव के ऊपर खड़ा होकर हिसाब लगा रहा था जबकि शिकारी अभी भी चिल्ला रहे थे, और खान उस जानवर को अपनी परंपरा के अनुसार औपचारिक धन्यवाद दे रहा था। 500 किलो, 43 लोग, 1 महीने से ज्यादा का खाना। सिवाय इसकी कि बिना ठंडी जगह के, जो यहाँ मौजूद नहीं थी, मांस लगभग 3 दिनों में खराब होना शुरू हो जाता। इस गर्मी में शायद और जल्दी। हम तुरंत जितना हो सके खा सकते थे, लेकिन 43 लोग कितना खा सकते हैं उसकी भी सीमा थी। बाकी सड़ जाता और हम फिर से सिर्फ 9 दिनों के भंडार पर आ जाते। हफ्ते के अंत तक मैं इस समस्या के बारे में उसी पल से सोच रहा था जब खान जाल के लिए मान गया था। मुझे पहले से पता था कि मैं क्या बनाने वाला हूं। मैंने रूना को अलग ले जाकर समझाया कि मुझे क्या चाहिए। कबीले की हर औरत, हर चाकू और हमारे पास जितनी भी नसों की रस्सी थी। आदमी सामान उठा सकते थे। दोपहर तक हमने सुखाने वाला ढांचा खड़ा कर लिया था, बांधी गई लकड़ियों का 2 मीटर ऊंचा ढांचा जिसमें हर हाथ भर दूरी पर आड़ी डंडियां थीं। औरतें टोली बनाकर शव पर काम कर रही थीं, मांस को लंबे पतले टुकड़ों में काटती हुई, जितना हो सके एक जैसे। मोटाई मायने रखती थी, बहुत मोटा और बीच गीला रह जाता, बहुत
बहुत पतला और टुकड़े टांगते समय टूट जाते। मैंने सामने वाले हिस्से पर एक बार तरीका दिखाया, फिर बाकी काम रूना को देखने दिया क्योंकि उसने तुरंत समझ लिया था और उसके हाथ मेरे हाथों से तेज थे। मांस के टुकड़े ढांचे की आड़ी डंडियों पर टांगे गए। मैंने हरी पत्तियों और राल वाली शाखाओं से धीमी आग जलाई। इतनी आग नहीं कि पक जाए, लेकिन इतना धुआं कि मांस पर चढ़ जाए, कीड़ों को दूर रखे और सुखाने की प्रक्रिया शुरू कर दे। हमने 3 दिन तक आग जलती रखी। टुकड़े गहरे रंग के हुए, सख्त हुए, सिकुड़ गए। तीसरी सुबह मैंने एक टुकड़ा उतारा और मोड़ा। उसने अपना आकार बनाए रखा, बीच तक सूखा हुआ, ऐसी गंध के साथ जो सड़ी हुई नहीं बल्कि सुरक्षित रखे गए खाने जैसी थी। मैंने एक टुकड़ा तोड़ा और जोर से चबाया। बहुत स्वादिष्ट, हल्का धुएं वाला। मैं उसे लंबे समय तक चबाता रहा क्योंकि उसे लंबे समय तक चबाना पड़ता था। फिर मैंने निगला और आसपास जमा छोटे समूह की तरफ वो टुकड़ा उठाया। सख्त, मैंने कहा, सड़ता नहीं। अगर सूखा रखें तो 3 हफ्ते चलता है, शायद 4। खान ने एक टुकड़ा लिया और उसी जांचने वाले भाव से चबाया जो वो हर चीज के लिए इस्तेमाल करता था। उसने एक बार सिर हिलाया। 500 किलो ताजा मांस अब लगभग 150 किलो सूखा मांस बन गया था। पानी की कमी, बेकार हिस्सा, वे हिस्से जो ठीक से पतले नहीं कटे। लेकिन 150 किलो सुरक्षित रखा हुआ मांस 3 हफ्तों का पूरा राशन था। सिर्फ 3 दिनों का ताजा मांस नहीं जो खराब हो जाए। अब हिसाब पूरी तरह बदल चुका था। गॉर्न, जिसने धनुष वाली आग बनाने की सीख के बाद खुद को आग की जगह का मालिक बना लिया था, तुरंत धुएं वाली आग की जिम्मेदारी भी अपनी मान बैठा। उसने धुआं एक जैसा रखने के लिए सपाट पत्थरों से उसकी चारों तरफ छोटी हवा रोकने वाली दीवार बनाई। वो हर सुनने वाले को समझाता था कि सही तरीका क्या है, और इसका मतलब ये भी था कि अब सुबह की आग के साथ उसके पास गर्व करने के लिए दूसरी जिम्मेदारी भी थी। मैं उसे पूरी एकाग्रता से अंगारों पर हरी शाखाएं ठीक करते हुए देख रहा था और सोच रहा था, अच्छा, किसी उपयोगी चीज पर मालिकाना रखने वाला इंसान सिर्फ आदेश मानने वाले इंसान से ज्यादा भरोसेमंद होता है। टुगु ने अपनी गिनती वाली लकड़ी अपडेट की। उसने नए निशान जोड़े, लंबा हिस्सा बनाया और मुझे वो ऐसे दिखाया जैसे कोई हिसाब रखने वाला मुश्किल खाता बराबर करके खुश हो। 9 दिन अब 5 हफ्ते बन चुके थे। ये अगली समस्या हल करने के लिए काफी समय था। सुबह बकरियां गायब थीं। उनमें से 3, छोटा झुंड जिसे औरतें गुफा के प्रवेश के पास रखती थीं, बचा हुआ खाना खिलाती थीं और धीरे धीरे इंसानों की मौजूदगी की आदत डाल रही थीं। उन्हें नसों की रस्सियों से जमीन में गाड़ी गई लकड़ी से बांधा गया था। लकड़ी अभी भी वहीं थी, रस्सियां भी उससे बंधी हुई थीं। रस्सियों का जो हिस्सा बचा था वो चबाया हुआ था और पत्थर पर खून था और घसीटने का निशान उत्तर की तरफ लंबी घास में जाता था जो 30 मीटर बाद गायब हो गया। पंजों के निशानों की चौड़ाई से भेड़िए थे, 2 की जोड़ी, जिसका मतलब था कि वे काफी समय से देख रहे थे ताकि जान सकें कि बकरियां वहां हैं और मिलकर हमला कर सकें। मैं घसीटने वाले निशान के किनारे खड़ा हुआ और वो हिसाब लगाने लगा जिसे मैं टाल रहा था। 3 हफ्ते पहले वॉस नाम का एक जवान शिकारी सुबह होने से पहले बाहर गया था और वापस नहीं आया। हमें उसकी सैंडल मिली थी और घास में बड़ी दबाई हुई जगह जहां कुछ बड़ा था। बड़ी बिल्ली। पंजों के निशान की दूरी किसी तेंदुए जितने या उससे बड़े जानवर की तरफ इशारा करती थी। वॉस 19 साल का था। उसकी एक छोटी बहन थी जो अब भी हर सुबह गुफा के प्रवेश को देखती थी। उससे पहले पिछले साल में 2 और। एक को शाम में पानी के पास उठा लिया गया, एक अकेले शिकार में मारा गया। 12 महीनों में 4 लोग, 43 में से। ये लगभग हर 10 में से एक था। अगर ये दर जारी रही तो 1 दशक में कबीला इतना छोटा हो जाता कि काम नहीं कर पाता। योकोहामा की किसी निर्माण जगह पर अगर हर साल 10% मौतें होती तो जापान की हर नियम बनाने वाली संस्था दूसरी मौत से पहले ही उसे बंद कर देती। यहाँ कोई नियम बनाने वाली संस्था नहीं थी। यहाँ सिर्फ मैं था और वो फर्क जो मुझे पता था और जो यहाँ मौजूद था। मैंने सुबह गुफा से हर दिशा में 300 मीटर तक का इलाका घूमते हुए बिताई। चलते समय मैं अपने दिमाग में उसी क्षेत्र का नक्शा बना रहा था। मैं धीरे धीरे चल रहा था, क्षितिज की जगह जमीन को देखते हुए। अगर तुम्हें समझ हो तो जानवरों के रास्ते निशान छोड़ते हैं। दबाई हुई घास जो धीरे वापस उठती है, इलाके की सीमा पर जानवरों की बीट, घिसे हुए हिस्से जहां कोई चीज बार बार गुजरती है क्योंकि वहां चलना आसान है। मुझे आने के 4 मुख्य रास्ते मिले। दक्षिण की तरफ की चट्टान प्राकृतिक सुरक्षा थी, उस तरफ से कोई बड़ा जानवर नहीं आने वाला था। बाकी 3 दिशाओं में 1 या 2 पसंदीदा रास्ते थे जहां घास छोटी थी, जमीन सख्त थी और देखने का रास्ता साफ था। यही वे रास्ते थे जिनका इस्तेमाल शिकारी जानवर करते थे क्योंकि यही रास्ते हर कोई इस्तेमाल करता था। टुगु बिना अनुमति पूछे मेरे पीछे बाहर आ गया था, हाथ में पेड़ की छाल का सपाट टुकड़ा और जली हुई लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए। जब मैं कुछ देखने के लिए रुकता वो मेरे पास झुक जाता, जब मैं आगे बढ़ता वो भी आगे बढ़ता। तीसरी बार रुकने के बाद मुझे समझ आया कि वो छाल पर निशान बना रहा था, शब्द नहीं बल्कि जगह का नक्शा, जमीन का मोटा आकार और उन जगहों के चिन्ह जहां मैं रुका था। सबसे लंबा। मैंने उसे देखा। उस निशान का क्या मतलब है? उसने दबे हुए गोल निशान की तरफ इशारा किया। वो जगह जहां कुछ बहुत चलता है। दूसरा निशान, कोण वाला, वो जगह जहां जमीन बदलती है। एक बिंदु, पानी। उसने अपने खुद के नक्शे के चिन्ह बना लिए थे।
मैंने छाल को देखा और कुछ महसूस किया जो यहां आने के बाद पहली बार महसूस हुआ था, सचमुच की हैरानी। ये करते रहो, मैंने कहा, सब कुछ चिन्हित करो। सबसे पहले फंदे लगाए गए, नसों की रस्सी के फंदे, छोटी मुड़ी हुई शाखाओं वाले ट्रिगर के साथ। छोटे रास्तों पर लगाए गए जिन्हें छोटे जानवर इस्तेमाल करते थे, जमीन के पास, पत्तों के नीचे छिपे हुए, जड़ों से बांधे हुए। वे तेंदुए को नहीं रोकते, लेकिन वे उन जानवरों को पकड़ लेते जिन्हें तेंदुए खाते थे, जिससे तेंदुए कम बार शिविर के पास आते। गड्ढे वाले जाल बनाने में 2 दिन लगे, 3 खुले रास्तों में से हर एक के लिए एक। मैमथ वाले गड्ढे से छोटे, सीने तक गहरे, 1.5 कदम चौड़े, इतने कि बड़ा तेंदुआ या भेड़िया उसमें फंस जाए। नीचे लकड़ी के नुकीले खूंटे, सख्त लकड़ी के, सिरों पर आग से मजबूत किए हुए। ऊपर ढकने का वही तरीका जैसा पहले था, डंडे, शाखाएं, सूखे पत्ते, ऊपर हल्की मिट्टी की परत। जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा खुश था वो थी खड़खड़ाने वाली लाइनें। मैंने हर रास्ते पर टखनों की ऊंचाई पर नसों की रस्सी बांधी, दोनों सिरों पर तनाव में झुकी हुई शाखाओं से बंधी हुई। हर मीटर पर मैंने छोटी हड्डियों, सूखे बीजों के खोल और ऐसी चीजों के गुच्छे लटकाए जो टकराकर आवाज करें। रात में गुजरता भेड़िया रस्सी से टकराता, शाखाएं छूट जाती, हड्डियां खड़खड़ाती। बहुत तेज आवाज नहीं, लेकिन साफ, हवा से अलग, पत्थर खिसकने से अलग। ऐसी आवाज जो तुम्हें नींद से जगा दे, जब तुम्हारा सोता हुआ दिमाग पहले से ही उसे सुनने के लिए तैयार हो। टुगू हर नई चीज लगाने के बाद अपनी छाल वाले नक्शे को अपडेट करता रहा, अपने नए चिन्ह जोड़ते हुए। दूसरे दिन के अंत तक नक्शे में बीच में गुफा थी, दक्षिण में चट्टान का किनारा और उत्तर, पूर्व और पश्चिम में 3 चिन्हित हिस्से, हर एक में गड्ढों और खड़खड़ाने वाले चिन्ह रास्तों के साथ। उसने नक्शा उठाकर सिर तिरछा करके देखा। अब हम पूरा इलाका देख सकते हैं, उसने कहा, रात में भी। मैंने नक्शे को देखा। मेरे पुराने मानकों के हिसाब से वह बहुत साधारण था, लेकिन वह इस कबीले का अब तक का सबसे उपयोगी दस्तावेज था। उत्तरी रास्ते की खड़खड़ाने वाली लाइन 8 दिन बाद बज उठी। आवाज मेरी नींद में ठीक वैसे पहुंची जैसी मैंने उसे बनाने की योजना बनाई थी। लगातार, अनियमित, इतनी अजीब कि मैं पूरी तरह जागने से पहले ही उठ बैठा। मेरे हाथ में मशाल जल चुकी थी और मैं उतने समय में गुफा से बाहर था जितने में ज्यादातर लोग सिर्फ उठकर बैठते। गड्ढा खड़खड़ाने वाली लाइन से 20 मीटर दूर था। मैं वहां पहुंचा और मशाल गड्ढे के ऊपर की। तेंदुआ जवान था, 2 शायद 3 साल का, अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ था, जो शायद यही वजह थी कि वो अपना इलाका ढूंढने की बजाय इंसानी शिविर के पास शिकार कर रहा था। वो जिंदा था, गिरने के अलावा घायल नहीं, और ऐसी आवाज निकाल रहा था जिसे मैं अपने पिछले दांतों में महसूस कर सकता था। उसके दोनों आगे के पंजे गड्ढे की दीवार पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो रहे थे। मशाल की रोशनी में उसकी आंखें सपाट, सुनहरी और पूरी तरह गुस्से से भरी थीं। कबीले के लोग एक एक करके मेरे पीछे आ गए। किसी ने गड्ढे में देखकर तेज आवाज निकाली। खान सबसे आखिर में आया, गड्ढे में देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर दोबारा गड्ढे में। उसके चेहरे पर वही भाव था जो मैमथ गिरने पर था, उस आदमी का भाव जो अपने अंदर कुछ दोबारा समझ रहा हो। शिकारियों ने गड्ढे के किनारे से भालों से उसे जल्दी खत्म कर दिया, साफ, तेज, बिना किसी खतरे के। रूना को उसकी खाल मिली। मैंने खुदाई शुरू करने से पहले ही उससे कह दिया था कि खाल उसकी होगी, जिससे मिट्टी उठाने में उसका उत्साह काफी बढ़ गया था। ज्यादातर लोगों के वापस सोने जाने से पहले ही उसने खाल को सुखाने के लिए फैला दिया था। मांस सूप वाले पत्थर के पास गया। सुबह टूगू ने अपने नक्शे में एक नया निशान जोड़ा, उत्तरी रास्ते पर छोटी बिल्ली जैसा चिन्ह, और उसे खुली खुशी के साथ देखता रहा। उस दोपहर खान मुझे आग के पास मिला। वो कुछ पल मेरे पास खड़ा रहा और फिर बोला, अच्छा। सिर्फ एक शब्द, लेकिन खान ऐसा आदमी नहीं था जो बिना मतलब के शब्द खर्च करे। मैंने अगले 3 दिन डीगा और रूटो को सही भाली की नोक बनाना सिखाने में बिताई। तरीका मुश्किल नहीं था, लेकिन उसमें धैर्य चाहिए था, और धैर्य वही चीज थी जो डीगा में सबसे कम थी। सिद्धांत था दबाव से टुकड़े निकालना, यानी हड्डी या सींग जैसे नुकीले सख्त औजार से चकमक पत्थर के टुकड़े को मारने की बजाय दबाकर पतली परतें निकालना। मारने से तेजी से धार बन जाती थी, लेकिन आकार अनिश्चित होता था। दबाव से नियंत्रण मिलता था, सपाट और बराबर त्रिकोण, इतना पतला कि गहराई तक घुस जाए, और नीचे की तरफ छोटे कट जिनसे मजबूती से बांधा जा सके। मैंने अच्छे चकमक पत्थर पर धीरे धीरे हर कदम बताते हुए दिखाया। तैयार नोक उनकी पुरानी नोकों से बिल्कुल अलग चीज थी, संतुलित, लगभग सुंदर। नीचे के कट नसों की रस्सी के साथ सही बैठते थे, इसलिए नोक हिलती नहीं थी, बल्कि जकड़ जाती थी। डेगा ने उसे उठाया, पलटा, फिर नीचे रख दिया। मेरे पिता नोक वैसे ही बनाते थे जैसे वो बनाते थे, उसने कहा। वो काम करती थी। मैंने उससे बहस नहीं की। मैं अभ्यास वाले निशाने तक गया। पत्थर के सहारे लगी छाल का टुकड़ा लगभग हिरन के सीने जितना चौड़ा, और मैंने 15 कदम दूर से अपना भाला फेंका। नई नोक थोड़ा बाईं तरफ लगी और 3 उंगलियों जितनी गहराई तक धंस गई। मैंने उसे निकाला, डेगा का एक भाला उठाया और उसी दूरी और उसी हरकत से फेंका। पुरानी शैली की नोक सपाट लगी, छाल से फिसलकर बगल में चली गई और घास में गिर गई।
डेगा ने निशाने को देखा, फिर घास में पड़े अपने भाले को, फिर छाल पर बने उस साफ गहरे छेद को जहां मेरी नोक लगी थी और उसकी नोक के हल्के निशान को। उसने चकमक पत्थर का टुकड़ा उठाया और बैठ गया। उसने दोबारा तरीका दिखाने को नहीं कहा। उसने एक बार फिर मेरे हाथों को पास से देखा और फिर खुद काम शुरू कर दिया। उसकी पहली कोशिश खराब थी, दूसरी बेहतर। वो बिना बोले काम करता रहा, पूरा ध्यान हाथों के पत्थर पर, और मैं उसे उसी में छोड़कर चला गया, क्योंकि सीखने का यही तरीका था। रूटो, जो उसके पास बैठा था, पहले ही 2 साफ नोकें बना चुका था और तीसरी शुरू कर रहा था। गुफा के बाहर खड़खड़ाने वाली लाइनें दोपहर की हवा में शांत थीं। टुगू का नक्शा सपाट पत्थर पर सूख रहा था। जली हुई लकड़ी से बने चिन्ह साफ और तेज थे। अगली समस्या पहले से इंतजार कर रही थी। वो उसी पहली रात से इंतजार कर रही थी जब मैंने गुफा की छत देखी थी और सोचा था कि 43 लोग पूरी सर्दी एक ही हवा में सांस लेंगे। हमें घर चाहिए थे। यहाँ सर्दी वैसे खत्म होती थी जैसे यहाँ की सर्दियां खत्म होती हैं। कैलेंडर की तारीख से नहीं, बल्कि उस सुबह से जब हवा अलग महकती है, जब जमीन पैरों के नीचे थोड़ी नरम लगती है, जब पक्षी वापस आते हैं और बहुत शोर करते हैं। मैं गुफा के प्रवेश पर खड़ा होकर देख रहा था कि 43 लोगों ने 4 महीनों तक एक जगह रहने से क्या बना दिया था। सोने की जगह खालों और शरीरों का लगातार फैला हुआ ढेर थी। परिवारों के बीच कोई अलगाव नहीं, किसी भी तरह की निजी जगह नहीं। महीने में नहाने और साबुन के बाद गंध बेहतर हुई थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। इतनी सारी सांसें एक ही जगह होने पर वो खत्म हो ही नहीं सकती थी। 2 हफ्ते पहले सारा नाम की एक औरत को सीने की खांसी हुई थी और 4 दिनों में 8 और लोगों को उसके अलग रूप हो गए। खांसी गुफा में वैसे फैल रही थी जैसे सूखी घास में आग, तेज और रास्ते में कौन है इसकी परवाह किए बिना। बच्चों को सबसे ज्यादा हुई। बीमारी से आगे पास रहने का सीधा हिसाब था। जो लोग एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं वे उन बातों पर झगड़ते हैं जिन्हें वे जगह होने पर कभी नोटिस भी नहीं करते। खान ने आधी सर्दी ऐसे झगड़े सुलझाने में बिताई थी जिनका खाने या दर्जे से कोई लेना देना नहीं था, और सब कुछ इस बात से था कि 2 परिवार महीनों से एक दूसरे की बाह की दूरी पर सो रहे थे और उनका धैर्य खत्म हो चुका था।